अभिवादन स्वीकार कीजिए ब्रजेश मिश्रा का और आप देखना शुरू कर चुके हैं द डिबेट। बहनों भाइयों, आप जब 368 दिन इस देश में जनरल इलेक्शंस को बचे हों, उस वक्त सबसे हाई प्रोफाइल स्टेट उत्तर प्रदेश का चुनाव भी बहुत महत्वपूर्ण होगा, क्योंकि यहाँ की 80 सीटें ये तय करेंगी कि दिल्ली की गद्दी पर किसका राज होगा। आप देख रहे होंगे कि इन दिनों भारतीय जनता पार्टी अपने बूथ के सशक्तिकरण यानी एम्पावरमेंट में लगी है। लगातार उसकी बैठकें हो रही हैं, लगातार प्लानिंग हो रही है। तो विपक्ष भी अपने कास्ट इक्वेशन और अपने इश्यूज और अपने हमले लगातार तेज कर रहा है। आप सदन से लेकर सड़क तक देख लीजिए, उत्तर प्रदेश में मुकाबला दिलचस्प होता जा रहा है। आज हमारी परिचर्चा इसी विषय पर आधारित है। बहन भाइयों, भारतीय जनता पार्टी ने अपनी तैयारी लोकसभा चुनाव के लिए उत्तर प्रदेश में प्रारंभ कर दी है और ये तैयारी बूथों के सशक्तिकरण को लेकर है। लखनऊ में कल हुई एक मेगा बैठक में बीजेपी अब एक एक बूथ का एनालिसिस करवा रही है कि कहां उसे पर्याप्त वोट मिले थे, बढ़ सकते हैं, कहां उसे कम वोट मिले थे विपक्ष के मुकाबले, जिसमें इजाफा करने की ज़रूरत है। यानी बात सीटों की प्लानिंग की नहीं है, बात असेंबली सेगमेंट तक की सीटों की प्लानिंग नहीं है, बात एक एक बूथ की है, लड़ाई एक एक बूथ की है, क्योंकि हर बूथ की लड़ाई से ही सीट जीती जाती है। विपक्ष भी इसी फार्मूले पर काम कर रहा है और सत्ता पक्ष यानी रूलिंग पार्टी भारतीय जनता पार्टी भी इसी फार्मूले पर आधारित है। 2024 का चुनाव बहनों भाइयों ऐसा चुनाव है कि इसमें कोई किसी तरह की चूक नहीं करना चाहता है। ये चुनाव ही तय करेंगे कि दिल्ली की गद्दी पर काबिज कौन होगा। तीसरी बार भारतीय जनता पार्टी पूर्ण बहुमत से दिल्ली की गद्दी पर बैठेगी या अपोजिशन उत्तर प्रदेश में कुछ मेजर डेंट लगाने में कामयाब हो पाएगा। इन दिनों आप देख रहे होंगे तो सत्ता पक्ष के सामने विपक्ष भी एक चुनौती बनकर खड़ा है। चाहे आप सदन में देख लें, उत्तर प्रदेश की विधानसभा में, या फिर अगर बीजेपी बूथ सशक्त कर रही है तो ये क्या कर रहे हैं, जातियों को सशक्त कर रहे हैं, अपने पुराने वोट बैंक पे ध्यान दे रहे हैं। कौन सा वोट बैंक? पिछड़ा, दलित और मुस्लिम, इनको कंसोलिडेट करना और ये बताना कि भारतीय जनता पार्टी की हुकूमत में उनके साथ अन्याय हो रहा है। उस अन्याय को इमोशनल भी भुनाना है, पॉलिटिकल भी भुनाना है, जातिगत आधार पर भी। तो अपोजिशन ने मुद्दे भी पकड़े, कास्ट इक्वेशन भी पकड़ा। बीजेपी अपोजिशन की इस गेम को समझती है, जानती है कि अपोजिशन क्या गेम खेल रहा है। तो बीजेपी ने भी कहा कि अब हम एक एक बूथ अपना मजबूत करेंगे। आप मुद्दों पर लड़ रहे हैं, लड़ो, जातियों पर लड़ रहे हैं, लड़ो, लेकिन हम अपने बूथ पकड़ेंगे। यही उस राजनीतिक संदेश को बीजेपी ने पकड़ा है और एक एक बूथ पर काम शुरू हो गया। और लखनऊ में कल हुई बैठक में उन बूथों को मजबूत करने की चर्चा बीजेपी में हुई जो बूथ या तो पार्टी हार गई थी या बराबरी में थे या बड़े ही थिक मार्जिन से जीत कर निकले थे। तो क्या ये राजनीतिक घेराबंदी जो उत्तर प्रदेश में चल रही है, सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच मुकाबला, और उसमें भी मैं क्लैरिटी देना चाहता हूं, यहां सत्ता पक्ष के सामने मुकाबिल विपक्ष के नाम पर सिर्फ समाजवादी पार्टी है। अन्य दल राजनीतिक रूप से, सामाजिक रूप से, मुद्दों के रूप में या कास्ट इक्वेशन या इश्यूज के केंद्रीकरण में उतने कामयाब नहीं है जो समाजवादी पार्टी को जो ताकत मिली हुई है। जाति के आधार पर लड़ा जाने वाला उत्तर प्रदेश का चुनाव बहनों भाइयों, इसमें कोई दो राय नहीं है। ये उत्तर प्रदेश की एक कठोर और कड़वी सच्चाई है कि यूपी के चुनाव जाति पर आधारित होते हैं। जाति, पंथ, मजहब, इन्हीं के आधार पर उत्तर प्रदेश में 20-25 सालों से चुनाव लड़े जा रहे हैं, आगे भी लड़े जाएंगे। मुद्दे तो सिर्फ चेरी का काम करते हैं, बेस तो यही तैयार होता है जो अभी हो रहा है। अपोजिशन के गेम को बीजेपी समझ गई है। काउंटर कहां कर रही है? बूथों को एम्पावर्ड करके। अपोजिशन क्या कर रहा है? हमला सिर्फ उसी दीवार पे किले की कर रहा है जहां पर बीजेपी की दीवार कमजोर है। कमजोर कहां है? कास्ट पे, जातियों पे। कमजोर कहां है? सदन 24 घंटे विधानसभा लाइव अटैक करो, एक एक मंत्री को घेरो, जो हाई प्रोफाइल मंत्री उनको घेर लो, घेर के उनके ऊपर पूरा दिन निकालो। जैसे आज ब्रजेश पाठक को घेरा गया, कल सुरेश खन्ना घिरे थे, आने वाले समय में और कोई घिरेगा। तो अपोजिशन और सत्ता पक्ष के बीच उत्तर प्रदेश में बड़ी दिलचस्प लड़ाई चल रही है। सिर्फ खबरें ही मत देखा करिए,
खबरों के पीछे के मंसूबों को भी समझा करिए, तब आपको आएगा उत्तर प्रदेश की राजनीति में मजा। तो आज हम करेंगे इसी पर डिबेट। आप कुछ बयान सुन लें, फिर इस परिचर्चा को बहनों भाइयों हम आगे बढ़ाएंगे। ये भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ता आधारित संगठन है और बूथ की इकाई सबसे महत्वपूर्ण हमारे यहाँ भारतीय जनता पार्टी में मानी जाती है। यहाँ तक कि हमारे माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष, माननीय गृह मंत्री, माननीय रक्षा मंत्री, माननीय प्रधानमंत्री सभी लोग एक बूथ के प्रभारी होते हैं। ऐसे में भारतीय जनता पार्टी का नेतृत्व बूथ इकाइयों को मजबूत करने को सर्वाधिक पार्टी का जोर रहता है। इसलिए जो भारतीय जनता पार्टी का जो यशस्वी नेतृत्व का हमारे फोकस है वो बूथ कमेटियों को सर्वाधिक मजबूत करने को, उनको सर्वाधिक सक्रिय करने। ये जाति जनगणना का विषय कोई आज का नहीं है और इनको पीछे मुड़ के देखना चाहिए। एक समय पर जाति जनगणना देश में हुई थी ब्रिटिश के ज़माने में 1931, और ये लगातार लोकसभा में जब कभी सेंसस की बात हुई है, देश के अलग अलग दलों ने इस बात को उठाया है। हम तो चाहते हैं गणना हो, लेकिन इस तरीके से हंगामा करके नहीं, उन जातियों के लिए भी आवाज उठाए ना कि जो जातियां इस देश को आजाद कराएं। अखिलेश जी सरकार में थे तो नहीं बोले, तब भारतीय जनता पार्टी बोल रही थी कि जातिवाद जनगणना होना चाहिए। अब भारतीय जनता पार्टी सत्ता में है तो अब अखिलेश चिल्ला रहे हैं कि जातिवाद जनगणना होना चाहिए। ये दोनों मिले हुए लोग हैं, क्या लगता है? विपक्ष में होने के बाद सब लोग चिल्लाते हैं और सत्ता पाने के बाद सबकी जबान बंद हो जाती है, ऐसा क्यों? तो बहनों भाइयों, आज की डिबेट है बड़ी दिलचस्प, आप बड़े गौर से सुनिएगा। हीरो वाजपेयी भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता हैं, सुनील सिंह साजन समाजवादी पार्टी से हैं, अनिल दुबे राष्ट्रीय लोकदल से हैं, उमाशंकर पांडे कांग्रेस से हैं और आलोक कुमार बहुत ही जाने माने पत्रकार। मैं आप सबका धन्यवाद प्रकट करता हूं कि आप सबने अपना कीमती वक्त निकाला। हीरो वाजपेयी जी, कार्यक्रम की शुरुआत आपसे। आप अपोजिशन के मूव से कैसे निपटिएगा? क्या सिर्फ बूथों का सशक्तिकरण करके आप विपक्ष को काउंटर करने में कामयाब होंगे? देखिए, भारतीय जनता पार्टी एक कैडर बेस्ड पार्टी है। 24/7 काम करने वाले लाखों कार्यकर्ता। और भारतीय जनता पार्टी का मूल मंत्र रहा है कि बूथ मजबूत होना चाहिए, अपनी बात बूथों तक पहुंचनी चाहिए और बूथ के लोग ही वोट को पोलिंग स्टेशन तक लाते हैं। तो भारतीय जनता पार्टी वो काम हमेशा करती रही, सफलता मिलती रही, कभी असफल भी हुए होंगे। लोकतंत्र में चुनाव में जीत हार लगी रहती, लेकिन लगातार पिछले चुनावों से जो हमारी नीतियां हैं, जो हमने जनता के लिए काम किया है, वो नीति तक पहुंचाने का काम कर रहे हैं। इसीलिए हमने बूथों पर काम करना शुरू किया है, उनका पुनर्गठन, उनका पुनर्निरीक्षण और उसके क्या एजेंडा है आप जो आप साझा करना चाहते हैं दर्शकों के कि बूथ सशक्तिकरण आप कैसे कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, उसमें क्या मंत्र दे रहे हैं जो आप बताना चाहें? बताइए कि आप क्या कर रहे हैं बूथों को एम्पावरमेंट में। देखिए, बूथ सशक्तिकरण क्या कि जब आपका बूथ मजबूत होगा, आपके लोग बूथ पर होंगे, उनकी संख्या होगी, वो आपकी बात नीचे लेकर उसको वहां तक जा सकते हैं। और सरकार की जो स्कीमें हैं, सरकार ने जो केंद्र सरकार ने किया, जो प्रदेश सरकार ने किया, वो लोगों तक पहुंचाने की बात है। आपने अपने उद्बोधन में कहा 368 दिन बचे हैं, तो 368 दिन बचे हैं तो नीचे जब निचली इकाई मजबूत होगी तो संगठन मजबूत रहेगा, संगठन अपना काम करेगा, संगठन की जो भी नीतियां हैं, सरकार की जो उपलब्धियां हैं, वो नीचे तक पहुंचेगी। उसी पर भारतीय जनता पार्टी ने काम शुरू कर दिया। ऑलराइट, शुक्रिया आपका, हमारे साथ बने रहिएगा। मैं समाजवादी पार्टी का रुख करता हूं। मेरे साथ सपा से सुनील सिंह साजन मौजूद हैं। सुनील जी, आपका बहुत शुक्रिया। क्या मैं ये मानूं कि भारतीय जनता पार्टी जो अपने बूथ एम्पावर्ड कर रही है, बूथों का सशक्तिकरण कर रही है, उसकी काट में आप ये कास्ट इक्वेशंस वगैरह लेकर आए हैं और सदन में भी आप इसीलिए सिर्फ विरोध का की राजनीति कर रहे हैं? देखिए ब्रजेश जी, आज आप जो भी सवाल करेंगे हम आपके सवाल का बिल्कुल सही जवाब देंगे, लेकिन उससे पहले जो भारतीय जनता पार्टी कह रही है कि हम बूथ सशक्त कर रहे हैं, ये बूथ नहीं सशक्त कर रहे हैं, ये उत्तर प्रदेश में गुंडों को सशक्त कर रहे हैं। अभी जो खबर उत्तर प्रदेश से है, उत्तर प्रदेश के प्रयागराज में उमेश पाल की हत्या हो गई। 2 गनर मिले थे, पुलिस वाले, जिन्होंने संविधान की शपथ ली थी और जिनसे हम भरोसा करते हैं कि वो हमारे साथ हैं तो हम सुरक्षित रहेंगे। आप सोच लीजिए किस तरीके से ताबड़तोड़ गोली चली है, बम चले हैं और कहां चले हैं।
बम जहां चले हैं, गोली जहां चली है, थाना वहां से कितनी दूर पर है? सदन में जो लोग जीरो टॉलरेंस की बात करते हैं, आज उत्तर प्रदेश में यह साबित हो गया है, यह गुंडों की सरकार है। गुंडे सरकार चला रहे हैं, गुंडे ही रामराज की बात कर रहे हैं, गुंडे ही कह रहे हैं कि उत्तर प्रदेश में गुंडे ही नहीं पर वो है। तो कह रहे हैं कि अतीक अहमद और अशरफ पर बुलडोजर चला दिया है, इतनी कठोर कार्रवाई कर दी है। नहीं, देखिए, यही तो भारतीय जनता पार्टी की खूबसूरत बात है कि ये जो बोलते हैं वो करते नहीं। ये कहते हैं हम गुंडों के खिलाफ हैं। ये घटना जो हुई है प्रयागराज में, ब्रजेश जी, पूरे देश को शर्मसार करने वाली घटना है। कौन बुद्धिजीवी व्यक्ति ये मान लेगा कि उत्तर प्रदेश में कानून का राज है? कौन मान लेगा कि उत्तर प्रदेश में आम आदमी सुरक्षित है? कौन मान लेगा कि बहन बेटियां सुरक्षित हैं? कौन मान लेगा कि उत्तर प्रदेश का व्यापारी सुरक्षित है? कौन सुरक्षित है? सिर्फ वही सुरक्षित है जो सरकार में है, और उत्तर प्रदेश के सारे गुंडे। तो क्या सिर्फ कानून व्यवस्था ही आपकी नजर में मुद्दा है, या फिर मुद्दा कुछ और भी है? नहीं, क्या है, जिस प्रदेश में कानून व्यवस्था नाम की कोई चीज ही ना हो, हम कह रहे हैं कि किसी को दो सुरक्षा कर्मी मिले हैं, उसकी भी हत्या हो जाए, दो सुरक्षा कर्मियों की भी हत्या हो जाए। अरे जिस प्रदेश में पुलिस की हत्या हो रही खुलेआम, देसी बम, 100 राउंड गोलियां, पुलिस अपने आप को नहीं बचा पा रही, किसको बचाएगी? हमको बचाएगी, आपको बचाएगी, किसको बचाएगी? और मैं फिर आपके कार्यक्रम में यह कह सकता हूं दावे के साथ, बिना सरकार के संरक्षण की यह हत्याएं नहीं हुई हैं। यह सरकार द्वारा प्रायोजित हत्या है। आप कानून व्यवस्था की बात आज उठा रहे हैं जब ये घटना हो गई, लेकिन आप भी तो जातिगत जनगणना पर ही फोकस किए हुए हैं इतने दिनों से। जिसके यहां बुलडोजर चलना चाहिए उनको आप संरक्षण देंगे? क्या हो रहा है? कौन सा बूथ है? किस बूथ की बात कर रहे हैं? ये केवल गुंडे और गुंडों को सशक्त करने की बात कर रहे हैं। और जहां तक सवाल ब्रजेश जी आप कह रहे हैं, आज आप इतने आक्रोशित क्यों लग रहे हैं? हमने तो कई घटना हुई है, पुलिस का बयान आने दीजिए, पर इतने आक्रोशित क्यों हैं आप? नहीं, मुझे लगता है, अच्छा ये बताइए ब्रजेश जी, जिस प्रदेश में पुलिस सुरक्षित ना हो, हमको आप बता दीजिए उत्तर प्रदेश में कौन सुरक्षित है? जिसको पुलिस की सुरक्षा मिली है वो सुरक्षित नहीं है। थाने के बगल में घर है, दिन दहाड़े 100 राउंड गोलियां चल जाती हैं, बम चल जाता है, हत्या हो जाती है, फिर भी क्या करें? हम भारतीय जनता पार्टी के गुंडों को क्या फूल दें, माला दें और कहें कि आप भाई गुंडों को पोषित करते रहिए? तो आपकी नजर में अब ये कानून व्यवस्था मुद्दा नंबर 1 सरकार है। मुझे लगता है कि इसके बावजूद भी जिस प्रदेश में पुलिस सुरक्षित ना हो, क्या वहां कानून व्यवस्था नंबर 1 नहीं होनी पर बात नहीं होनी चाहिए? जहां बहन बेटियां सुरक्षित ना हो, जहां आम आदमी को भूमाफिया बता करके मां बेटी को जला दिया जाता हो सरकार द्वारा, तो सर असेंबली तो चल ही रही है, बजट सत्र चल रहा है, उठाइए वहां मुद्दा। नहीं, समाजवादी पार्टी मुद्दा भी उठाएगी और चुल्लू भर पानी भी सदन में लेकर के जाएगी और सरकार से कहेगी इसी चुल्लू भर पानी में अपना सर डाल दीजिए। शुक्रिया आपका। मैं परिचर्चा को आगे बढ़ाता हूं। अनिल दुबे मेरे साथ मौजूद है। थैंक यू सुनील। यही घटना देखने के बाद कौन उत्तर प्रदेश में निवेश करने आएगा? ओके, अब आप थोड़ा सा इंतजार कर लें, मैं परिचर्चा को आगे बढ़ाता हूं। डिबेट के दूसरे राउंड में आपको आगे समय देंगे, अपनी बात रखिएगा। अनिल दुबे मेरे साथ मौजूद है। अनिल जी शुक्रिया आपका। उत्तर प्रदेश में आप देख रहे होंगे कि इन दिनों भारतीय जनता पार्टी अपने बूथ के एम्पावरमेंट में लगी हुई है कि बूथ को मजबूत किया जाए। समाजवादी भी अपना कास्ट इक्वेशन खेल रही है। आज सुनील जी ने लॉ एंड ऑर्डर का मुद्दा उठाया, प्रयागराज में जो घटना हुई उसको लेकर। आप क्या मानते हैं कि आपको क्या काम करने की ग्राउंड पे जरूरत है और आप क्या कर रहे हैं आजकल पॉलिटिकली? आपने अभी तो थोड़ा एजेंडा बताइए। नहीं ब्रजेश जी, उत्तर प्रदेश सरकार के पास, भारतीय जनता पार्टी के पास कोई मुद्दा तो बचा नहीं है। इन्होंने जो वादे उत्तर प्रदेश की जनता से किए थे, उन वादों को पूरा करने का काम तो किया नहीं। ना तो इन्होंने किसानों के लिए काम किया, ना नौजवानों के लिए काम किया, ना महिलाओं के लिए काम किया। इन्होंने घोषणाएं की
इन्होंने पिछला बजट भी पेश किया था और उस बजट से का भैया इन्होंने क्या दुबे जी, अभी तो साल भर भी नहीं हुआ है, जरा पूरा होने दो, फिर हिसाब किताब करेंगे। नहीं। हम ही हिसाब लेंगे, आप नहीं पूछोगे। नहीं। हम ही पूछेंगे हीरो वाजपेयी से सवाल। आप तो पूछते ही हाँ। रहते हो, आप तो बता, आपको तो अभी तो बताइए। साल भर हो जाने दो, फिर इनसे हिसाब लेकिन- किताब करेंगे पूरा। नहीं, साल भर उससे किया जाए जिसकी सरकार पिछली बार ना रही हो। ओके। इनकी सरकार पिछली बार भी रही और ये इस बार भी आए। ये बतावें कि इन्होंने पिछला बजट कहां खर्च किया। पिछला बजट चाहे वो सड़कों का रहा हो, चाहे वो सिंचाई का रहा हो, सारे के सारे, चाहे उज्ज्वला गैस योजना का रहा हो, सारी चीजें तो वैसी की वैसी रह गई। आपके पास जवाब नहीं है। आप जवाब पहले दीजिए कि हमने इतना बजट पिछली बार दिया था और ये हम खर्च करेंगे। हम उत्तर प्रदेश में भैया गांव तो गांव इतना जाएंगे। गुस्से में आज आप लोग क्यों बात कर रहे हो? मैं तो सोचा था कि आज आराम से बढ़िया डिबेट होगी, इश्यूज पे डिस्कशन होगी। ब्रजेश जी। आप भी चेहरा बना के बात कर रहे हो, सुनील साजन भी एकदम क्या है क्या? हम गांव अरे गांव आराम से जाएंगे। भैया। हम इनको जो है जनता के बीच में इनको बताएंगे कि इन्होंने आपके साथ क्या किया है। खूब बताओ, ढोल बजा बजा के बताओ। नहीं, पर बिल्कुल ढोल इतना नहीं, गुस्सा गांव क्यों? गांव जाएंगे और आपको ब्रजेश जी बतावें कि होर्डिंग लगा दो। मैं ये इतने कि इनके मन में किसानों के प्रति जरा भी नहीं है। हर चीज के दाम बढ़ गए, पेट्रोल, डीजल, गैस, सारी वस्तुओं के दाम बढ़ गए, लागत बढ़ गई, लेकिन इन्होंने किसानों के गन्ने का मूल्य नहीं बढ़ाया। पर ये तो सदन में बताए हैं कि 2 लाख करोड़ रुपया दे चुके हैं अब तक। नहीं, जब से इन्होंने आए 2 सब। लाख। ये 2 बताइए लाख करोड़ गन्ना ब्रजेश किसान जी, को। आपको तो पता होगा सदन कि में कहा है मुख्यमंत्री ने। ब्रजेश जी, आपको तो ये पता होगा कि अगर गन्ने के लिए कोई बजट है सरकार का, क्या सरकार ने पहले कोई बजट दिया था? भाई वे लोग, आपने ये बताइए पिछले वर्ष का भुगतान हुआ कि नहीं हुआ? आप उस वक्त तो बात आप कर नहीं रहे हो। आप केवल आलू किसान परेशान, नौजवान को रोजगार नहीं है और बजट आप लोग लुभावन लेकर के आ जाते हो। जी इतना अपनाए क्यों? किसी झगड़ा करके आए हो? नहीं, हम ब्रजेश जी झगड़ा करके आराम नहीं से आए रखो हैं। ना बात। आप सीधे छल करने का काम कर रहे हो। हम इसको उत्तर प्रदेश की जनता के बीच में ले जाएंगे। आप बूथ प्रबंधन करो, लेकिन आपको ये बताना पड़ेगा, ये भी तो अरे वो बूथ में बूथ जाके बताओ। मजबूत कर रहे हैं, ध्यान दो। आपको इधर मुद्दों में फंसाए रहेंगे, किसान, कानून व्यवस्था, मर्डर में फंसाए रहेंगे, उधर काम कर लेंगे ये। नहीं, आप गेम समझो इनका। आप उत्तर प्रदेश की जनता बार बार नहीं छली जाती। वो इनको जान रही है कि इन्होंने क्या हमारे साथ किया। क्या काठ की हांडी बार बार थोड़ा चढ़ती है? अब जल चुकी है भैया। अगर काठ की हांडी तो 14 में भी चढ़ी, 19 पे भी चढ़ी, 22 में भी चढ़ी। अब काठ की नहीं है वो, अब कई बार अब चढ़ाओ। तांबे की हो गई है। नहीं, कहानी तो काट की ही है और आपको पता चलेगा। अब उत्तर प्रदेश की जनता जागरूक है। उत्तर प्रदेश की जनता इनसे हिसाब मांगेगी। ये बूथ जो बना रहे हैं, बूथ के लोग जब जाएंगे बूथ में तो उनको जवाब देना पड़ेगा। क्या जवाब देना पड़ेगा? उनको जवाब देना पड़ेगा कि बताओ कहां गया, विदेश से काला धन आया कि नहीं आया, किसानों की आमदनी 2022 में दोगुनी हुई कि नहीं हुई, हो जाएगी। गन्ना किसानों को उनका लाभकारी आज नहीं मूल्य हुई, मिला कि कल हो नहीं मिला, जाएगी। 14 दिन में उनको भुगतान देने की बात थी, वो हुआ कि नहीं हुआ, 2 करोड़ नौजवानों को रोजगार देने की बात की थी, वो मिला कि नहीं मिला। सारे लोग तो चले गए। आजकल ट्रेनिंग कहीं और से ले रहा हो दुबे जी, इतना आप अकड़ते नहीं थे पहले। नहीं, इसमें अकड़ने, हम तो सत्य बोल रहे हैं ब्रजेश जी, हम तो सत्य बोल रहे हैं। हम उन मुद्दों को लेकर के ठीक बात जाएंगे है। मैं मुझे जनता कोई के बीच इतराज में। नहीं, आप जैसे चाहें अपनी बात और रखें। इनको मैं ये कह रहा हूं कि ये बूथ बनाओ हैं, लेकिन बूथ के लोग जब जाएंगे तो इस बार उनको जवाब देने जो है सदन जनता को चल देना रहा है, पड़ेगा। बोलो ना, वहां क्यों नहीं बोलते हो? नहीं। बोलो, उठाओ गन्ना किसान। नहीं, उठ रहा है। सदन चल रहा है, कल क्या हमारे सैटरडे को भी खुला हुआ नहीं, पता है? हमारे विधायक उठा रहे हैं, उठाओ वहां पे। हमारे विधायक उठा रहे हैं। हम नहीं मुद्दों को सुने तो उठा रहे हैं। लोटपोट हो जाओ हम वहां पे। गाँव गए 2 लाखों किसानों ने मुख्यमंत्री जी को पत्र लिखे कि हमारे गन्ने का लाभकारी मूल्य जी। दे दो, लेकिन इनके कान पर जू नहीं रही। आपका हिसाब से गन्ना पहला मुद्दा, ओके? उनके हिसाब से किसानों लांडा के मुद्दे, गन्ने के मुद्दे, आलू के मुद्दे, सारे मुद्दों पे, कानून व्यवस्था नौजवानों पे के उनके मुद्दे। साथ हो कि नहीं हो? जी, कानून व्यवस्था पे उनके साथ हो कि नहीं हो? नहीं, कानून व्यवस्था अभी कानपुर की घटना आपने देखी, आज प्रयागराज की घटना देखी। वही पूछ रहा हूँ। नहीं, आप किस उमा मामले में शंकर पांडे, सरकार आपका सफल है? धन्यवाद दुबे जी। हमारे साथ रुकिएगा, डिबेट के दूसरे राउंड में आपके बाकी विचार लेंगे। उमा शंकर पांडे उत्तर प्रदेश में कांग्रेस कमेटी के प्रवक्ता हैं। पांडे जी शुक्रिया आपका। ये सब जब इतनी पॉलिटिकल तैयारी कर रहे हैं तो आज मैं काफी कुछ देख रहा था, कांग्रेस का तो कुछ दिख ही नहीं रहा है। अगर कुछ दिख रहा है तो आप बताओ। ब्रजेश जी, माहौल बदल चुका है और कांग्रेस पार्टी सिर्फ उत्तर प्रदेश ही नहीं पूरे देश में पूरी ताकत के साथ दिखाई देने लगी है। तमाम सर्वे जो पहले कांग्रेस पार्टी को इग्नोर कर देते थे, अब वो इग्नोर करने की भी हैसियत में नहीं बचे हुए हैं। यूपी में, यूपीए को लेकर और पूरे देश में एनडीए बनाम यूपीए की जो लड़ाई होने वाली है 24 में,
उसमें अब सर हम यूपीए को, यूपी के लोग हैं, अपने राज्य की बात ज्यादा करते हैं। हाँ, यहाँ का यूपी बताओ। में ब्रजेश जी 80 सीटें हैं। तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने तमाम लोगों को जीरो कर दिया। देखिए, मुस्लिमों को मारा जा रहा है, दलितों को दबाया जा रहा है, किसानों के ऊपर थार चढ़ाया जा रहा है, ब्राह्मणों को जिंदा जलाया जा रहा है, महिलाओं के लिए, उनके राजनीतिक सशक्तिकरण के लिए जो कांग्रेस पार्टी का सपना था महिला आरक्षण बिल, उसको पास नहीं होने दिया गया। ऐसी स्थिति में वो जो जीरो इन्होंने जिनको बनाया है, वो जीरो 80 से उधर से हट के इधर आ जा रहा है। तो ये बच रहे हैं 8 उत्तर प्रदेश में। देखो, जब मुद्दे आते, जब चुनाव आता है ना, तो ये जो आप बता रहे हो ना, ये कोई कहानी नहीं चलती है। हाँ। चुनाव की तैयारी मुझे बताओ आप। वो बूथ पे लड़ रहे हैं, वो कास्ट इक्वेशन पकड़े हुए हैं, मुद्दों पे भी घेर रहे हैं, सदन में भी लड़ रहे हैं। आप क्या कर रहे हो? ब्रजेश जी, राहुल गांधी जी का आपने भारत जोड़ो यात्रा देखा, उसके मुद्दे क्या थे, किन मुद्दों पर वो यात्रा हुई थी, और उसका असर है उत्तर प्रदेश सहित पूरे देश में। महंगाई, क्या उत्तर प्रदेश की जनता के लिए महंगाई मुद्दा नहीं है? गैस सिलेंडर आज भी 1100 रुपए में है, दाल आज भी 160 के ऊपर है, सब्जियां आज भी महंगी है, दवाइयां आज भी महंगी है, बिजली का बिल रोज बढ़ रहा है। ये मुद्दे हैं, ये मुद्दे हैं। आपको याद होगा ब्रजेश जी, 2000 जागो, हम जगे हुए हैं। अरे जगे हुए लोग 3500 किलोमीटर पदयात्रा कर सकते हैं। जागो और ब्रश करो, दौड़ो जल्दी। 3500 किलोमीटर पदयात्रा जगे हुए दौड़ने वाले लोग ही करते हैं। अरे यूपी सोए हुए लोग नहीं कर सकते। ब्रजेश जी, मुद्दे हैं, मुद्दे। अगर मुस्लिमों को जिंदा जलाया जा रहा है, ब्राह्मणों को जिंदा जलाया जा रहा है, तो कौन सा बूथ मजबूत होगा? अगर दलितों को मारा जा रहा है, उनको डराया जा रहा है, कौन सा बूथ ये मजबूत कर लेंगे? पिछड़े वर्ग को भरमाया जा रहा है, पिछड़े वर्ग जातीय जनगणना की मांग कर रहे हैं, उतरो और ये लोग क्या कर रहे हैं? मैं तो कहता हूं ढोल के साथ उतरो सड़क पे और इनका मुकाबला करो। ब्रजेश जी, हम तो ढोल नगारा, कल आपने देखा क्या हुआ, किस तरीके से डरी हुई भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने एक तरफ हमारे राष्ट्रीय प्रवक्ता को, चेयरमैन को इन्होंने अरेस्ट किया, और दूसरी तरफ नेहा राठौर, जिसने कानपुर की घटना पर लिख दिया, उनको नोटिस भेज दिया। ये डरे हुए लोग हैं, ये डरी हुई सरकार। ये इसलिए हो रहा है क्योंकि ये विकास के मुद्दे पर फेल हैं। आप कह रहे हैं ये चुनाव में नहीं होता, चुनाव में आ जाने दीजिए। अभी आप देखिए, राम मंदिर के नाम पर जो इन्होंने लूटपाट किया है, इनके लोगों ने जो मिलकर जमीनों में दलाली खाई है, आप पिछले 4 क्या मिनट लगता है कि हिंदू समाज, सनातन धर्म के लोग इसको समझ नहीं रहे? आप पिछले 4 मिनट से बता रहे हो कि ये बहुत खराब लोग हैं। ठीक है, होंगे खराब। अपना तो बताओ कि आप अच्छा क्या करोगे, आप इनसे कैसे लड़ोगे? ब्रजेश जी, इनमें 1000 कमियां हो, अपनी तो खूबी बताओ। हाँ बिल्कुल ब्रजेश जी, देखिए, किसानों को लेकर, किसान कर्ज माफी से लेकर तमाम चीजें तो हम ही ने लागू किया, चाहे वो उत्तर प्रदेश हो, चाहे वो देश हो। 3 राज्यों में हमारी सरकार है। जो ओल्ड पेंशन की मांग थी वो हमने तत्काल पूरे कर आपके पास कोई एक्शन प्लान नहीं है? अगर है पॉलिटिकली तो बताइए मुझे। ये क्या है ओल्ड पेंशन? ये शिक्षा मित्रों को मार रहे हैं, आशा कार्यकर्तियों को मार रहे हैं, और हम सबको मारेंगे, और हम उनको शरण दे रहे हैं, हम उनकी मांग मांग बताओ। आप बताओ, आप क्या करोगे? हमने तो कहा महंगाई कैसे लड़ोगे? राजस्थान में कह दिया कि हमारी सरकार बनते ही सिलेंडर 500 रुपए हो जाएंगे, ओल्ड पेंशन स्कीम को हम लागू करेंगे, रोजगार देंगे। हम 2 करोड़ का झूठा वादा नहीं करेंगे, हम 2 करोड़ कह के हम 20 लाख पे नहीं अटक जाएंगे 6 सालों में। रोजगार हम देंगे। जो वैकेंसीज खाली है, 20 लाख से ज्यादा वैकेंसीज सिर्फ सेंट्रल गवर्नमेंट पर भी कुछ लड़ने का इरादा है? वो ग्राउंड पे ब्रजेश जी, हम तो ग्राउंड कुछ ऐसा करो ना, जैसे हीरो वाजपेयी घर के बाहर प्रदर्शन करो। हम तो कुछ ऐसा भी प्लान कर रहे हैं, हम तो लड़ भी रहे हैं, लड़ो तो झुका भी रहे हैं। कल सरकार झुकी कि नहीं? कहां झुकी? आपसे नहीं झुकी ना ब्रजेश जी, कल जोर का तमाचा सुप्रीम कोर्ट ने दिया ना। वो लड़ाई नहीं थी क्या? आपसे नहीं झुकी, वो लड़ाई नहीं थी क्या? हाँ, ये जो कर सकते हैं ये वो कर रहे हैं। ये ब्राह्मणों को इनके मंत्री जाके जिंदा जलाने के बाद FIR दर्ज करा रहे हैं। थैंक यू। ये यही कर सकते हैं। 6 बार पूछने के बाद भी आप नहीं बता पाए। यही कर सकते हैं। ओके, मैं आलोक कुमार जी को आमंत्रित करता हूं, बहुत ही जाने माने राजनीतिक पत्रकार हैं। आलोक जी, शुक्रिया। मैं इन सब की ओपिनियन लेने के बाद आपके पास आ रहा हूं। आप मुझे बताइए कि बीजेपी जैसी माइटी पॉलिटिकल फोर्स से उत्तर प्रदेश में ये लोग निपटने की स्थिति में अगर हैं तो इनकी तैयारी क्या है, और बीजेपी के पास इनको रोकने का फार्मूला क्या है?
ब्रजेश जी, दर्शक जो देख रहे होंगे, आप इस डिबेट में जो बात कर रहे थे, एक तरफ भारतीय जनता पार्टी के व्यक्ति ने अपनी बात कही कि कैसे वो अपने, लेकिन विपक्ष की ओर से जो तीनों बड़े महारथी थे, तीनों ने बता दिया कि खंड खंड विपक्ष है। जब तक ये खंड खंड विपक्ष रहेगा तो ना तो कोई नैरेटिव जमेगा और ना कोई हश्र बदलेगा जो अब तक होता रहा है। तो इसके लिए जो अभी बैठक हो रही है रायपुर में, इनका 85वां अधिवेशन चल रहा है, वहां से संभवतः कांग्रेस कोई ऐसी बात निकाल करके ले आए, ला पाती है तब, कि विपक्षी एकता के लिए कांग्रेस क्या त्याग करने वाली है, या विपक्ष में इधर उधर बिखरे लोगों को इकट्ठा करके क्या वो वास्तव में भारतीय जनता पार्टी से लड़ने की मुद्रा में आती है एकजुट होकर के। ये अगले 2 दिन और 3 दिन में तय हो जाना है। रायपुर के राष्ट्रीय अधिवेशन, जो 85वां राष्ट्रीय अधिवेशन है, उससे तय होना है। उसको तय करने से पहले राहुल गांधी ने पूरे एक्सरसाइज करके 3-4 हजार किलोमीटर पैदल चल के बता दिया है कि भाई वो भी एक मोर्चे पर डटे हैं, और कोई मैग्नेटिक फोर्स अगर राहुल गांधी में पैदा हो रहा है, या अखिलेश में मैग्नेटिक फोर्स है, या अलग अलग प्रांतों के अलग अलग नेताओं में वो मैग्नेटिक फोर्स है जिसके आसपास विपक्ष एकजुट होकर खड़ा हो जा रहा है, तब तो बात बनेगी। और अगर इसी ढंग से तितर बितर रहेंगे ये लोग, तो जैसे अब तक होता आ रहा है वैसा ही होगा। लेकिन जैसी कि उम्मीद है ब्रजेश जी, जो दिख रहा है कि इस अधिवेशन के बाद, कांग्रेस के इस महाधिवेशन के बाद उन राज्यों के चुनाव हैं, सर राष्ट्रीय स्तर पर सबसे बड़ा अपोजिशन है कांग्रेस, लेकिन मैं तो जानना चाहता हूं कि उत्तर प्रदेश, जहां से सबसे ज्यादा पार्लियामेंट्री सीट्स हैं, आपकी क्या तैयारी भाई? वो एक उसका प्रारूप तो सामने आना चाहिए ना। ये राजनीति तो पब्लिकली है ना, तो सार्वजनिक चीज है, सबको मालूम होना चाहिए कि आपकी तैयारी क्या है, लड़ भी रहे हो नहीं लड़ रहे हो। निसंदेह सही कह रहे हैं कि 80 सीट है उत्तर प्रदेश के। खाके मत देखिए, अगर आप सच में देख रहे हैं कि 2024 की लड़ाई के बारे में सोच रहे हैं, तो ये पार्लियामेंट का 80 सीट है, जो सबसे बड़ा सीट है, और वहां विपक्ष का कोई एकरूप चेहरा उभरता नहीं दिख रहा है। और भारतीय जनता पार्टी ठीक उसी अंदाज में यहां फायदा उठा ले जा रही है कि कभी मायावती और अखिलेश में बांट दो, कभी कांग्रेस में बांट दो। कांग्रेस की बात ही नहीं, धरातल पे तो कांग्रेस इतनी कोशिश करने के बाद वहां उभर नहीं पाई है, और ना ये तय कर पाई है जिस ढंग से आप देख रहे होंगे कि इन दिनों बीजेपी और समाजवादी पार्टी में एक होड़ चल रही है कि कौन अपने अलायंस पार्टनर्स बढ़ाएगा। ओम प्रकाश राजभर की पोजीशन अभी क्लियर नहीं, वो किधर भी जा सकते हैं। बीजेपी भी कोशिश कर रही है कि ज़्यादा से ज़्यादा अलायंस पार्टनर जोड़िए। और कल आपने अखिलेश यादव की स्पीच सुनी होगी, वो सदन के भीतर ही अपने लिए समर्थन जुटा रहे हैं कास्ट सेंसस वाले इशू को लेकर। निसंदेह इस मामले में अखिलेश काफी हद तक लीड करते हुए दिख रहे हैं। जिस ढंग से उन्होंने चाचा शिवपाल से जाकर समझौता किया, और जिस ढंग से अजीत सिंह वाली जयंत की पार्टी को इंटैक्ट रखा है अपने साथ, तो एक फोर्स तो एक कॉर्नर में है ही उनके साथ, जो भारतीय जनता पार्टी से जमीन पे लड़ता हुआ दिख रहा है। इसमें कहीं दूर छिटकते हुए जो दिख रही है, वो जो आप कह रहे हैं राष्ट्रीय पार्टी है, जो सबसे बड़ी पार्टी है, वो इस 80 सीट में कहीं दिख नहीं रही है। और दूसरी रही बात, मायावती का क्या स्टैंड होने वाला है। ओम प्रकाश राजभर तो एक सीमा तक है कि हो सकता है वापस इस जातिगत गणना के बाद जिस ढंग से दावे और प्रतिदावे किए जा रहे हैं, लौट के उनको अखिलेश के सर वही एक छिपा हुआ वार होता है जिसको कोई भी पॉलिटिकल पंडित उसको एनालाइज नहीं कर पाता है कि बहन जी क्या करेंगी। भाई कम से कम गिरी हालत में भी उनके पास 12.5% का वोट है। ये विपक्ष का वोट है, सबसे बड़ी बात है। 12.5% वोट जो है वो विपक्ष में सॉलिड के तौर पर है, जो भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ पड़ा है। सबसे ताजुब की बात है, अगर वो एक कोने में पड़ा रहता है तो ये जो कुछ भी पुल बांधा जा रहा है भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ, वो पुल बिल्कुल भरभरा के गिर जाने की स्थिति में है। अगर 12% मायावती जी का बाहर रहता है, आपने नोटिस किया कि इन दिनों ओबीसी आधारित राजनीति और दलित राजनीति को अल्टीमेटली नुकसान किसका बहुत झकझोरा जा रहा है। ज्यादा बड़ी बात है कि फायदा इसका, जो भी चाहो नैरेटिव गढ़ो, लेकिन फायदा इसका भारतीय जनता पार्टी को ही होना है। और वो फायदा ये बूथ लेवल पे जो मैनेजमेंट कर रहे हैं उससे बड़ा फायदा है। आप देख रहे होंगे कि ओबीसी वोटर्स को लुभाने की जंग काफी तेज है। तो भारतीय जनता पार्टी को भी चाहिए कि केवल विपक्ष में बंटवारे की हिसाब किताब किया रखो। शुक्रिया आपका, शुक्रिया आलोक जी, शुक्रिया। मैं वापस आपको दूसरे राउंड में कनेक्ट करता हूँ। बहन भाई उस परिचर्चा को आगे बढ़ाते हैं। एक राउंड पूरा हो चुका है और हम रुक करते हैं हीरो वाजपेयी, भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता हैं। हीरो वाजपेयी जी, कानून व्यवस्था तो मुद्दा उठा ही पहले राउंड में, लेकिन एक और मुद्दा है कि इन दिनों मैं देख रहा हूँ कि ओबीसी वोट पाने के लिए
चाहे वो आपकी पार्टी हो या समाजवादी पार्टी हो, दोनों ने एड़ी चोटी का जोर लगा रखा है। जब ये कास्ट सेंसस और जिलों में अपनी रैलियां और सम्मेलन कर रही है, सपा आज से शुरू कर रही है, तो आज ही मैंने खबर सुनी कि भारतीय जनता पार्टी का ओबीसी मोर्चा हर जिले में सम्मेलन करने जा रहा है। भाई सिर्फ ओबीसी वोटरों पर आप भी फोकस करेंगे, बाकियों को कौन पूछेगा? नहीं, देखिए भारतीय जनता पार्टी ने, देखिए जो सरकार बनी 14, उसने जो कार्य शुरू किया आदरणीय मोदी जी के नेतृत्व में, तो कास्ट, क्रीड, रिलीजन, इसको किनारे करने की कोशिश की। जो माहौल देश में बना था, उत्तर प्रदेश में बना था कि कुछ लोग कास्ट की राजनीति कर रहे थे, कुछ लोग रिलीजन की राजनीति, उसको हमने डाइल्यूट करने का कोशिश की और काफी हद तक उसमें हम सफल हुए। 14 के बाद 17, 17 के बाद 19, 19 के बाद 22, ये 4 चुनाव में जनता का समर्थन मिला। और जो अलग अलग गुट थे कास्ट, क्रीड और रिलीजन में, उनमें मैंने समानता लाई, उनमें भारतीय जनता पार्टी ने एक किया। हमने एक नया वोट बैंक क्रिएट किया जिसका नाम लाभार्थी था। सरकार की योजनाएं सीधे जनता तक पहुंची, बिचौलिए खत्म हो गए। सरकार ने जो योजनाएं बनाई वो जनता के द्वार तक सीधे पहुंची और सरकार भी जनता आप कह रहे हैं आपने जाति खत्म कर दी थी, आपकी पार्टी का ओबीसी मोर्चा सम्मेलन क्यों कर रहा है हर जिले में? देखिए अल्पसंख्यक मोर्चा भी करेगा, युवा मोर्चा भी करेगा, महिला मोर्चा भी करेगा, जो एसटी मोर्चा है वो भी करेगा। ये मोर्चे जो भारतीय जनता पार्टी की रीढ़ की हड्डी है, ये सारे 7 मोर्चे अपने अपने सम्मेलन करेंगे, हर जिले में जाएंगे, अपनी बात कहेंगे। इनका निर्माण ही इसी वजह से हुआ है कि ये अपने लोगों के बीच में जाएंगे, अपनी बात कहेंगे। भारतीय जनता पार्टी बूथ स्तर से अपना काम शुरू करेगी, धीरे धीरे ऊपर तक आएगी। मोर्चे अपने सम्मेलन करेंगे, जिलों के हिसाब से वो ऊपर आएंगे और इन्हीं में से जो लोग निकलेंगे वो बूथों तक होंगे। हर तबके का व्यक्ति हमारे बूथ में आपको मिलेगा। तो भारतीय जनता पार्टी को मैसेज पहुंचाना है, मैसेज जनता तक पहुंचना है, सभी वर्गों के बीच में पहुंचना है। वो हमने, हाँ, जो एक जाति की बड़ी लंबी दीवार बहुत बरसों से उत्तर प्रदेश में खड़ी थी, मैं उत्तर प्रदेश के परिप्रेक्ष्य में ही बोलना चाहता हूं, उसको हमने किनारे किया है। जो एक मामला था कि माई समीकरण, मुस्लिम यादव समीकरण, जो सपा की रीढ़ की हड्डी था, वो भी लगभग ध्वस्त होने की कगार पर है। बहुत सारा उस वर्ग का वोट आदरणीय मोदी जी, आदरणीय योगी जी के पक्ष में लगातार पड़ रहा है और इसके वृद्धि की संभावनाएं और अधिक बढ़ रही हैं। कानून व्यवस्था को लेकर सुनील साजन ने कुछ मेजर कंसर्न किए हैं और विशेष तौर पर प्रयागराज की घटना को, उस पर आपको रिस्पॉन्ड करना चाहिए, जवाब देना चाहिए आपको। देखिए प्रयागराज की घटना का पूरा तथ्य आने के बाद ही मैं उस पर रिस्पॉन्ड करूंगा। घटना दुखद है, जो कुछ भी हुआ है वो ठीक नहीं हुआ और इस पर जो लोग भी होंगे वो बचेंगे नहीं, कठोर कार्रवाई की जाएगी। मुझे लगता है विपक्ष के लोग पूरी घटना को केवल देख रहे हैं, लेकिन ये कौन लोग हैं, ये कौन लोग हैं? पाल हो या अतीक अहमद के लोग हो, ये किस पार्टी में 15 साल शासन किए और किस पार्टी में है, इसका भी मुझे लगता है विपक्ष को देखना चाहिए। सरकार कठोर कार्रवाई करेगी, कोई भी अपराधी नहीं बचेगा। देखिए कोई भी निर्दोष व्यक्ति मारा गया है तो सरकार पूरी कठोर कार्रवाई करेगी। योगी आदित्यनाथ जी के नेतृत्व में ये पूरी जिम्मेदारी से मैं कह रहा हूं, कोई बचने नहीं पाएगा, चाहे अतीक अहमद हो और चाहे कोई हो। और ये बात मान के चलिए कि जो लोग भी इसमें आएंगे वो कहेंगे मैं जेल में हूं, वो कहेंगे मैं सपा से विधायक हूं, मेरा गवाह था, लेकिन ये 15 सालों का नेक्सस खड़ा किनकी सरकारों में हुआ, इस पर भी मुझे लगता है उन विपक्षी पार्टियों को आत्मलोकन, आत्मचिंतन करना चाहिए। हमारी सरकार में कठोर कार्रवाई होगी ब्रजेश जी, मैं आपके चैनल पे जिम्मेदारी से कह रहा हूं, और 24 घंटे के अंदर कार्रवाई होगी, कोई बचेगा नहीं, ये जान लीजिए। लेकिन चीजें सामने आने दीजिए, जो घटना हुई है दुखद हुई है और उस घटना पर जो भी परिवार है, पीड़ित है, उसके साथ हमारी संवेदनाएं हैं। लेकिन मैं आपको बता दूं, ये सब माहौल पिछले वर्षों में खड़ा हुआ है। ये जो पाल का जो विधायक था वर्तमान, उसकी हत्या हुई तो वो बसपा के विधायक है, आज उनकी पत्नी सपा से विधायक है। ये सब चीजें उस काल में बाहुबल के हिसाब से, जाति के हिसाब से, जाति संघर्ष, वर्ग संघर्ष के हिसाब से खड़ी हुई, धर्म के हिसाब से, जिसपे योगी आदित्यनाथ जी ने फुल कुठाराघात कर दिया। अब ना कोई कास्ट की राजनीति के हिसाब से गुंडा बन सकता है, ना धर्म की राजनीति करके गुंडा बन सकता है, और ना ही आपको संपत्ति खड़ा कर सकता है। इसके मामले में आपको देखना चाहिए कि जो लोग बन रहे हैं, जो लोगों के ऊपर बुलडोजर चला है, वो यही तो करते थे, किसी जात की राजनीति करते थे, किसी धर्म की राजनीति करते थे। जाति और धर्म से ऊपर उठकर भाजपा सरकार काम कर रही है, चाहे राष्ट्रीय स्तर पे। मुझे लगता है कि आपकी बातों का बेहतर जवाब, बेहतर रिप्लाई सुनील सिंह साजन कर सकते हैं, समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता। सुनील जी, आपने इनकी बात सुनी, जाति, धर्म और ये घटना,
आप इसका एनालिसिस कैसे करोगे? आपको क्या लगता है? ये तो कह रहे हैं जो जाति वाले गुंडे थे उन्हीं को ठीक किया है, और ये घटना जातिगत विद्वेष का परिणाम बता रहे हैं। देखिए ब्रजेश जी, मैं हीरो वाजपेयी जी को सुन रहा था। इन्होंने 3 महत्वपूर्ण चीजें बोली हैं। एक तो कहा है कि जानकारी कर रहे हैं, कठोर सजा देंगे। भारतीय जनता पार्टी किसको सजा देती है? अगर भारत समाचार सच दिखा दे तो ईडी का छापा, नेहा सिंह राठौर जो कलाकार हैं, गीतकार हैं, बैंकर हैं, अगर वो कानपुर की घटना पर कविता गा दें तो उनको नोटिस। क्या कानपुर में जो मां बेटी को जलाया गया था, आपको नहीं मालूम था कौन है? आपको नहीं मालूम था कि लखीमपुर में किसानों पर किसने थार चलाई? आपको नहीं मालूम था कि लखीमपुर में चीरहरण किसने किया? आप कहां की बात कर रहे हैं? अरे उत्तर प्रदेश में पुलिस की हत्या हो रही है, आम आदमी की हत्या हो रही। मैं इनकी एक बात और कह दूं, इन्होंने एक बात कही कि आप हमारे बूथ पर चले जाइए, आपको हर समाज का, हर तबके का व्यक्ति मिल जाएगा। ये अच्छी बात है कि आपके हर बूथ पर हर तबके का आदमी मिल जाएगा। लेकिन मैं एक सवाल करना चाहता हूं, जब सरकारी पोस्टिंग होती, जब डीएम बनते हैं, कप्तान बनते हैं, तो हर समाज का आदमी क्यों नहीं मिलता है? जब आपके यहां पावरफुल मंत्री शपथ लेते हैं तो हर तबके का आदमी क्यों नहीं मिलता है? देखिए इनकी खूबसूरत बात क्या है भारतीय जनता पार्टी की, ये ओबीसी एससी से जब इनको वोट लेना है तो वो ओबीसी एससी नहीं है, वो हिंदू है। लेकिन जब इनको नौकरी देनी होगी तो ओबीसी एससी हिंदू नहीं है, फिर वो ओबीसी एससी है। जब विश्वविद्यालय में वीसी बनाना होगा तो हिंदू नहीं है। जब मास्टर की नौकरी देनी होगी तब वो हिंदू नहीं है। जब सम्मान देने की बात आएगा तब ओबीसी और दलित हिंदू इनकी नजर में नहीं है। जब शैक्षिक, धार्मिक, आर्थिक, राजनीतिक बराबरी की बात आएगी तब ओबीसी और एससी हिंदू नहीं है। वाजपेयी जी रुकिएगा, आपको टाइम देंगे, आप इनको जवाब देना। हिंदू हो कब आप हिंदू नहीं हो। जी ओके, तो आप इनकी वो समझिए जी, आप किस कंक्लूड करें जी। उत्तर प्रदेश जिस दिन पहले दिन सदन चला, ब्रजेश जी मैं खत्म कर रहा हूं, जिस दिन पहले दिन सदन चला, सम्मानित पत्रकारों के साथ किस तरीके से दुर्व्यवहार हुआ। हाँ, कुटाई हुई, सिर्फ इसलिए कि कोई सच लिखेगा नहीं, मुक्के कोई मुक्के सच मारे गए, बोलेगा नहीं। अरे कब तक सच छिपाओगे? आज की जो प्रयागराज की घटना है उसको आप कैसे छिपा पाओगे और अपना मुंह कैसे छिपाओगे? इनसे सवाल पूछिए। और इनसे एक ही मेरा सवाल है कि बूथ पर आपके हर तबके के लोग हैं जी, लेकिन सरकारी संसाधनों में आर्थिक मदद हो सकती है, सामाजिक मदद हो सकती है। अब क्विक राउंड में मैं हीरो वाजपेयी को टाइम देता हूं, आपकी बात का जवाब वो 25 सेकंड में देंगे। हीरो वाजपेयी जी, टाइम नाउ, बोलिए। जहां तक इन्होंने कहा कि ये सरकार हिंदू हो जाती है और पिछड़ा और एससी विरोधी हो जाती है, देश का प्रधानमंत्री जो भारतीय जनता पार्टी का प्रतिनिधित्व कर रहा है पिछड़े वर्ग से आता, देश के पहले राष्ट्रपति इस कार्यकाल के रामनाथ कोविंद जी एससी वर्ग से आते थे, देश की वर्तमान राष्ट्रपति एसटी वर्ग से आती है। मुझे लगता है सुनील जी सुनिए, सुनील जी अब सुनिए, क्या पाएंगे सुनील जी अब सुनिए सभी समाज के नहीं, सुनील जी सुनिए। हाँ वाजपेयी जी कंप्लीट करिए। क्या पाएंगे? क्यों ये कहना, प्रदेश के उप मुख्यमंत्री केशव मौर्य जी जिनको लगातार अखिलेश जी टारगेट करते, पिछड़े वर्ग से आते हैं, तो वो हमारे प्रदेश अध्यक्ष रहे, उनके नेतृत्व में हम चुनाव जीते, इन्हें हराया और वो प्रदेश के उप मुख्यमंत्री बने, उन्हें लगातार अखिलेश जी टारगेट करते हैं। तो क्या केशव जी पिछड़े नहीं है? केशव जी पिछड़े नहीं है? उन पर आप क्यों टारगेट करते हैं? थैंक यू। आपका टाइम ओवर। जनता को गुमराह। सुनील साजन 10 सेकंड, 1 सेकंड, 10 सेकंड, ओनली 10 सेकंड केवल। हाँ जी जी, देखिए ब्रजेश जी, ये जिन केशव प्रसाद मौर्य की बात कर रहे हैं वो अभी थोड़े दिन पहले उन्नाव गए थे। एक सम्मानित पत्रकार साथी ने पूछा कि आप जाति जनगणना के पक्ष में हैं या नहीं है। उन्होंने पिछड़े होने के नाते कह दिया कि हाँ हम हैं, जाति जनगणना होनी चाहिए। लेकिन क्या किया बंद कमरे में, किस तरीके की क्लास लगी, अब वो मुकर गए। केवल ये आप वही से क्या मंत्री बनाए रखना चाहते हैं, वो पिछड़े और दलितों के हक की कोई बात नहीं। बहुत शुक्रिया। बताइए भाई अनिल दुबे जी, मुद्दा इस बार चुनाव में क्या रहेगा जिनका जिक्र आप कर रहे हैं, या फिर कास्ट सेंसस भी कोई मुद्दा इस बार, जातिगत जनगणना है?
देखिए ब्रजेश जी, हम महंगाई के सवाल पर, हम किसानों के सवाल पर, हम बेरोजगारी के सवाल पर, हम सभी जातियों का जो विकास नहीं हो रहा है उसके सवाल पर हम जनता के बीच में जाएंगे और हम जा रहे हैं, और इनको भी इस बात का जवाब देना पड़ेगा। ये चाहे जितना भागने का प्रयास करें, ये रामायण पे रामचरितमानस का नैरेटिव गढ़ने का प्रयास करें, वो हम अच्छा देखिए, बड़ा अच्छा याद दिलाया आपने। रामचरितमानस का मुद्दा गायब हो गया मार्केट से, स्वामी प्रसाद का मौर्य मुद्दा भी गायब हो गया मार्केट हाँ, तो से। ये भारतीय जनता पार्टी मतलब कितनी क्विकली आता है और गायब होता है। दर्शक कभी सोचें कि 1 महीने पहले वो किस पर डिस्कस कर रहे थे और वो मुद्दा कहाँ चला गया। तो हम इनको उन मुद्दों पर दर्शक समझे गेम क्या है, सबका गेम क्या है, आप भी शामिल हो उसमें। नहीं, हम नहीं शामिल हैं ब्रजेश जी, हम ये चाहते हैं और हम उसमें वो इनको उस मुद्दे पर जाने नहीं देंगे। हम जाना है हजरतगंज और घुमा रहे हो राजाजीपुरम की तरफ, क्यों? हम फिर जानकीपुरम ले जाओगे। नहीं, हम कहीं नहीं, हजरतगंज नहीं आने दोगे। हम इनको जो है किसान के मुद्दे पर, नौजवान के मुद्दे पर, उसी पर रखेंगे। और उत्तर प्रदेश की जनता यही चाहती है कि कैसे हमारा भला हो। ये विपक्ष का काम यही है कि इनको हजरतगंज लाएं। नहीं, इनको हजरतगंज ही हम लाएंगे। इनको तेलीबाग की तरफ मत घुमाओ। इनको हजरतगंज ही लाएंगे और इनको आना पड़ेगा। इनके मनगढ़ंत इशू पर हम इनको नहीं रहने देंगे। अरे इनको जवाब देना पड़ेगा। इशारा काफी होता है भाई वाजपेयी जी, इतना पर्याप्त है। इनको जवाब देना पड़ेगा। देना पड़ेगा, बिल्कुल देना पड़ेगा। ऑल राइट, बहुत शुक्रिया आपका। मैं इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाता हूँ। मेरे साथ उमाशंकर पांडे जी भी मौजूद हैं। पांडे जी देखिए, कांग्रेस पूरे देश भर में बड़ा विपक्ष है, नो डाउट। आप बड़ी पॉलिटिकल पार्टी है, बड़ी पॉलिटिकल फोर्स है, लेकिन जब हम यूपी को देखते हैं तो आपकी तैयारी आपके ही समर्थकों को और आपके ही कार्यकर्ताओं को, आपकी ही पार्टी के पदाधिकारियों को और आपको भी मायूस करती है। ब्रजेश जी देखिए, बिल्कुल सेम ऐसे ही कहा जा रहा था 2009 में, और जब परिणाम आया तो हम सबसे बड़ी पार्टी थे। बिल्कुल वही स्थिति है। आज उत्तर प्रदेश की जनता हो या देश की जनता हो, वो तमाम तरीके से त्रस्त है, महंगाई से, बेरोजगारी से, भ्रष्टाचार से। और और उसको ये लग रहा है कि उसकी लड़ाई सिर्फ राहुल गांधी जी लड़ सकते हैं, सिर्फ कांग्रेस पार्टी लड़ सकती है। इसीलिए जब उत्तर प्रदेश में भारत जोड़ो यात्रा आई तो आपने भी, सबने दिखाया, बिल्कुल जनसैलाब उतरा था, क्योंकि उसको उम्मीद थी कि इस देश का एक लीडर है, ब्रजेश जी एक लीडर है, एक लीडर है जो जनता की लड़ाई लड़ता है, जो गरीबों की बात करता है, जो ईमानदारी की बात करता है, जो देश के प्रधानमंत्री से लोकसभा में टकराता है, पर्दे के पीछे से समझौता नहीं करता है। या वही तो कह रहा हूं पांडे जी कि आओ और लड़ो। हम तो लड़ रहे हैं ब्रजेश जी, मैं तो कहा जनता ब्रजेश जी उस बात को समझ रही है। आज देखिए ओबीसी, मैं कहता हूं हजरतगंज आओ तो आप कहते हैं कनॉट प्लेस। नहीं, मैं बिल्कुल सही बात कर रहा हूं, बिल्कुल मुद्दे की बात कर रहा हूं। देखिए जातिवार जनगणना की बातें हो रही हैं। 2011 में यूपीए की सरकार में जाति जनगणना कराई गई। 2014 में ब्रजेश जी कर्नाटक में सिद्धरमैया जी मुख्यमंत्री थे हमारे, उन्होंने जाति जनगणना कराई तो, लेकिन डेटा आज तक रिलीज नहीं किया। और सुन लीजिए, अभी बिहार में डेटा रिलीज नहीं किया। अभी बिहार में नहीं, वो उस पर भी मैं आ रहा हूं, सरकार ने कराया, लेकिन डेटा आपने रिलीज नहीं किया। हम तो इन लोगों से आगे, मैं उस पर गलत है, आपको डेटा मैं बता रहा हूं, उसमें त्रुटियां थी। सामाजिक न्याय बोर्ड में गया, उसमें तमाम पार्टी के सांसद मेंबर थे, सबने मिलकर उस चीज को किया और सरकार चली गई भारतीय जनता पार्टी को। अच्छा एक बात बताओ, आप इस हक में हो कि पिछड़े गिने जाएं? आप गिने जाए, मैं तो कह रहा हूं 2011 में हमने जनगणना कराई। हम कह रहे हैं कर्नाटक में 2014 में सिद्धरमैया जी ने कराया, और मैं अभी कह रहा हूं, ये कहने दीजिए ब्रजेश जी, ये कहने दीजिए, बिहार में हमारे अलायंस की सरकार है, हम करा रहे हैं। 11 में कराए हो ना? क्यों पूछ रहे हैं? बात तो सुनो, 11 आप क्यों पूछ रहे हैं? 2014 में हमने कराया, 2022 में हम करा रहे हैं, 2011 में हमने कराया, फिर आप हमसे क्यों पूछ रहे हैं कि पक्ष में है कि विपक्ष में? अरे क्यों गुस्सा रहे हो? 2011 में आप कराया था ना? जी बिल्कुल कराया था। 14 तक कौन था सरकार में, केंद्र में? हम ही थे। तो एक सेकंड, अब तसल्ली, बिल्कुल थे। रुक जाओ, रुक जाओ। गेंद फेंकेंगे तब तो बैटिंग करोगे, बिना हमारे गेंद फेंके थोड़ी खेल दोगे। अब गेंद फेंक रहा हूं जी। 3 साल थे आपके पास, 11 से 14 तक तो आप ही के पास था, कर देते जारी। आप ही ने तो अन्याय किया पिछड़ों के साथ, करवा दिखा के दिया नहीं। ठीक है, अब मुझे इसी बात का तो मलाल है सुनील साजन को। अब मुझे इसका जवाब देने दीजिए ब्रजेश जी। देखिए आपने कहा 3 साल हम ही थे, जनगणना हो गई, आर्थिक और सामाजिक सर्वेक्षण था वो, उसमें सारी चीजें आ गई, उसमें त्रुटियां थी, उसमें
3 लाख जातियां निकल के आ गई थी। अब 3 लाख जातियां कहां से होती, उसको दे दिया गया सामाजिक न्याय बोर्ड को, संसदीय कमेटी को, कि इसका एक बार फिर से स्टडी करिए। और आप 3 साल कह रहे हैं, 6 महीने पहले जो है वो आचार संहिता लग जाती है, तैयारी शुरू हो जाती है, पार्लियामेंट चलता नहीं। और हमने तो इतना करा लिया था ब्रजेश जी, हमने तो इतना करा लिया था, हमने तो 14 में भी कर्नाटका में भी करा लिया, अब हम बिहार में भी करा रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी से पूछिए, 8 साल से इनकी सरकार है, ये क्या कर रहे हैं? ये क्यों नहीं उसको पटल पे रखते, हमारी रिपोर्ट रख दे। अगर उसकी अब सारी टेक्निकल चीजें दूर हो गई हो, त्रुटियां दूर हो गई, तो अब रख दे। और तमाम लोग जो आज ओबीसी के लंबरदार बने टहल रहे हैं, मैं उनसे पूछना चाहता हूं, जब किसी को नहीं देना होता ना, तो यही बात आदमी करता है कि यहाँ त्रुटि है, ये ज्यादा आ गया है। मैं और बताता ठीक, जैसे हजरतगंज आना हो, आप पहले 4 बाग जाएं, फिर महुआ जाएं, एक बात चौक जाएं, फिर परिवर्तन चौक जाएं, फिर जानकीपुरम चले जाएं, फिर कहें कि अब हजरतगंज चलते हैं, पहुंच ही नहीं पाओगे। अब एक बात और है, एक बात लास्ट बात, इसका जवाब आने दे, नहीं पहुंचने देना, मैं बता रहा हूं, ये लास्ट बात है। देखिए, मंडल कमीशन की रिपोर्ट बीपी सिंह की सरकार में लागू हुई, विज्ञापन के जरिए लागू किया गया, और बाद में उसमें कोर्ट में चले गए, और कोर्ट में किसने लड़ाई? थैंक यू, बहुत शुक्रिया। 1991 से 93 तक पीवी नरसिम्हा राव जी की सरकार ने वो लड़ाई लड़के उसको लागू करवाया। तो आप ये नहीं कह सकते कि हम देना नहीं चाहते। अगर पीवी नरसिम्हा राव जी की सरकार टोकरी भर भर तो के मंडल कमीशन की रिपोर्ट हमारे भाई बहनों को बांटो, दो, हम तो कह रहे हैं, हम तो दे रहे हैं। हमने किसानों को कर्ज माफी किया, हमने मनरेगा के माध्यम से जोर जोर से मांग करो कि मिलना चाहिए, मजदूरों को सशक्त बनाने जोर जोर से मांग करो कि हमसे नहीं हुआ, छात्रवृत्तियां दी, आगे की सरकार दे, इंदिरा आवास दिए, हमने जवाहर रोजगार योजना के माध्यम से शहरों का नवीनीकरण किया, ये सब तो हमने किया। विश्वविद्यालय हमने बनाए, मेडिकल कॉलेज हमने बनाए, पीजीआई से लेके मेरठ से लेके कानपुर के मेडिकल कॉलेज से लेके बिलाटी मेडिकल कॉलेज सब हमने बनाया। और हम ही से आप कह रहे हैं रेलवे कारखाना हमने दिया, गलती हो गई मुझसे, आपसे जो पूछ लिया, ये सब तो हमने तसल्ली करो। और सिर्फ 33 साल में ब्रजेश हो गया, उत्तर प्रदेश में सिर्फ 33 साल। अच्छा रुक जाओ, अच्छा ठीक, हाँ, चीनी मिल इन लोगों ने बेच दिया था। अच्छा चलो, ये पैनल पे बैठा हर आदमी कह रहा है सब आपने किया है। हाँ, जी। ये सब कुछ नहीं किए हैं, ठीक है, ये सब बहुत गलत लोग हैं, कुछ काम नहीं करते। हम ये नहीं, ठीक है, अगर उनका योगदान है तो वो जनता समझ रही है। हम किसी सरकार के कार्यों का झूठला नहीं मोटर फिट करके आए हो। मेट्रो उत्तर प्रदेश में सपा ने दिया। थैंक यू। ओके, आलोक कुमार मेरे साथ मौजूद है। आलोक जी, कौन से मुद्दे ज्यादा प्रभावी रहेंगे आपकी नजर में 2024 में? ये लोग जो मुद्दे उठा रहे हैं, कानून व्यवस्था, गन्ना किसान, महंगाई, शिक्षा, बेरोजगारी, इंफ्रास्ट्रक्चर, महिलाओं के इशू, कानून व्यवस्था, ये सब मुद्दा रहेगा, या मुद्दा वो होगा जिस पर अब तक चुनाव होते आए हैं? निसंदेह, जहां अभी आज पूरे डिबेट में वो पहलू दिखा नहीं कि जब 2024 का मामला आएगा सामने, उस समय राम मंदिर होगा, उसका उद्घाटन हो चुका होगा, काम हो रहा होगा। लेकिन ये एक गैम्बल है। इस जुए में ऐसा संभव है जो हिमाचल में हो गया कि इनको मुकम्मल तरीके से 2% वोट के साथ कॉन्फिडेंस हो तो उमाशंकर पांडे जैसा स्कीम है। 2009 में भी था। पांडे जी रुक जाओ, आप तसल्ली रखो उमाशंकर पांडे को मैं ही कॉन्फिडेंस हो तो आप जैसा, मैं माना भाई 2% है, लेकिन देखो कॉन्फिडेंस सब मैं किया, मैं सब किया, यही बोल रहे हैं, जनता के रुझान पर है। भैया पांडे बाबा हो गया, अब आलोक जी बोलने दो, बड़े अच्छे पत्र। दरअसल बोलिए, समाजवादी पार्टी को अपने से दूर भगाना चाहते हैं। हाँ बोलिए कि सारा श्रेय इन्होंने किया, विपक्ष में अकेले ये हैं, बाकी कुछ नहीं है। घास हीरो वाजपेयी और सुनील साजन डिप्रेशन में है कि हमने भी कुछ किया है कि नहीं किया है, या सब यही करके। बोलिए आलोक जी, बोलिए। मेट्रो बताया भाई, बोलिए। हो गया पांडे जी, रुको तो सही, बोलिए आलोक जी। ये मैं कह रहा हूं कि इस अहंकार से पांडे जी को और बाकी तमाम लोगों को बाहर निकलना पड़ेगा, और एक लड़ाई करनी पड़ेगी कि सत्ता बनाम विपक्ष, और सत्ता तभी धराशायी होगा जब विपक्ष एकजुट होगा, और सत्ता तब तक मलाई काटता रहेगा जब तक विपक्ष बिखरा रहेगा। और ये मैच्योर अंदाज में, एक परिपक्व अंदाज में कांग्रेस हो, समाजवादी पार्टी हो, और भी नए लोग जो आना चाह रहे हैं पॉलिटिक्स में, वो सब हो 2024 में, अगर वो विपक्ष के वोट के बिखराव को रोकने में सफल होते हैं। वोट से बिखराव का मुद्दा आपने दोबारा उठाया। आप क्या चाहते हैं कि उत्तर प्रदेश में सब विपक्ष हाथ मिला ले, इकट्ठे हो जाएं? लेकिन अब बीएसपी का कोई ठिकाना नहीं है, कांग्रेस अलग गाना गा रही है, यहां ये इकट्ठे नहीं हो सकते हैं। आप ये सोचें कि बीजेपी वर्सेज ऑल,
एक प्लेटफॉर्म पे, इम्पॉसिबल। ऐसा अतीत में होता रहा है, या ऐसा कोई नेतृत्व दे कोई भी, अखिलेश में इस ढंग से उभर के आए, लेकिन नहीं संभव है। अभी बार बार ये टेस्टेड हो चुके हैं, 2017 से लगातार या 2014 से लगातार। ये बिखराव ही है जो मत के प्रतिशत को आप देखेंगे तो 80 सीट पे भारतीय जनता पार्टी आसानी से अपनी जीत इसलिए आलोक जी आपका बहुत करने की शुक्रिया हो जाती है जी। कि हर आलोक जी सीट बहुत पर- बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। और मैं अपने सभी मेहमानों का बहुत शुक्रिया अदा करता हूं कि आप सब ने, जी की कमी नजर आ रही है। हाँ आज बीरेन जी आज अवकाश पर हैं, वरना मैं उनके भी विचार और उनके 2 शेर आपके ऊपर जरूर सुनवाता। बहुत शुक्रिया और धन्यवाद इस कार्यक्रम में मेरे साथ शिरकत करने के लिए। और बहनों भाइयों, आप सबका भी शुक्रिया इस कार्यक्रम को देखने के लिए। नमस्कार।